अस्सलाम वालेकुम। मुख्तार साहब आप अनम्यूट कीजिएगा। जी, जी, ठीक। कैसे हाल है? ठीक हैं आप खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत है सर। अच्छा चलें वेट कर लेते हैं कुछ 2-4 आदमी आ जाएँ तो जी, ठीक है हम सर, ठीक ठीक है। सही तो मेरे ख़्याल में आपसे मेरी पहले भी इसमें वो जी, जी, राब्ता पहले इंटरेक्शन हुआ है। जी, जी। जी, जी। आप इधर भावलपुर होते हैं ना? मैं इधर साहिवाल में हूँ सर, एजुकेशन अच्छा, बोर्ड में ना, डिप्टी अच्छा, डायरेक्टर हूँ ऑडिट। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलें जी, तो जी। कोई वर्किंग वगैरह हुई है कोई? अब कुछ मैंने सर वो किए हैं, स्टडी तो किए हैं, लेकिन अच्छा, ये कुछ ज़्यादा नहीं कर सका वैसे। सही। तो जी। तो आपने कोई प्लेटफ़ॉर्म वगैरह जॉइन किया हुआ है? कोई ऐसा कोई मैंने कहा था कि उसमें रिसर्च फ़ेसबुक पे गेट का कह रहे थे ना सर आप? हाँ जी। हाँ, नहीं वो तो चले एक उसमें अलग है। इसके अलावा जी, खुद सर्च करें ना आप, व्हाट्सऐप में भी जी। आपको ग्रुप मिल जाएँगे, जो जी, रिसर्चर्स के जी। हैं जी, और जी। फ़ेसबुक पे भी अवेलेबल होंगे। जी, तो जी, कोशिश जी। करें जान से क्योंकि इतने कम टाइम में और मैं अपने आप को बड़ा यानी कंट्रोल करके चल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि वो जी, एज़ अ एडवांस लेवल पे हो जाए कि ऐसी चीज़ें हैं कि जो फिर मुझे अंदाज़ा नहीं अभी तक हो पा रहा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका लेवल जी। क्या है क्योंकि अभी मैंने जिन लोगों से इंटरेक्शन हुआ जो एमफ़िल भी किया हुआ है, तो उन्होंने जो जी, जी। चीज़ें मुझे बताई हैं रिसर्च की तो वो तो मैं सुन के तो एक शॉक लगा है मुझे बड़ा सख्त किस्म का कि सर है तो असल में छोटा-सा प्रोजेक्ट है ना ये। एक मतलब ये कि 3-4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट को बतौर प्रोजेक्ट इन्होंने कर दिया है जी, चलें जी इसका जो है ना आप एक तरह का प्रिलिमिनरी जो है ना मतलब ये हो जाएगा मेरे ख़्याल में कोई इतना एडवांस लेवल का शायद। लेकिन ये कि चूँकि प्रोजेक्ट है तो रिसर्च तो होगी ज़ाहिर है और मतलब मुख्तार ये है साहब कि अगर ये 10 सफ़ों का प्रोजेक्ट है या 100 सफ़ों का मेथोडोलॉजी एक ही है, मेथोडोलॉजी जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ ठीक जी। है? बिल्कुल उसका तो सही है सर। वो तो मेथोडोलॉजी तो वही है, हाँ, जी, जी, सही बात है। हाँ, ठीक बिल्कुल है? तो सही है सर, अगर हाँ जी। मेथोडोलॉजी ही ठीक ना हो, तो फिर तो जी, जी। कोई और फ़ायदा उसका नहीं है रिसर्च का, हाँ जी, फिर उस प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा? बिल्कुल ठीक है सर। तो ये कि मेरा काम तो मैंने तो मेथोडोलॉजी करनी है, आगे उसमें इसको परस्यू आप लोगों ने करना है। जी, जी, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह करेंगे, हाँ जी। तो कुछ चीज़ें से क्या कहते हैं कि वो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि इससे पहले जो है ना वो किसी ने ना उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं है या किसी बताया ही नहीं है। तो मैं तो जी, अभी जी। जब मुझे इंट्रोडक्शन हुआ जो मुझे उसमें लिस्ट वगैरह मिली, तो उसमें मैंने देखा जी, कि जी। देख रहा था कि सारे माशाल्लाह हाइली एजुकेटेड लोग हैं। तो जी सर, बहरहाल जी, जी। जैसे आपने माशाल्लाह अभी डिप्टी डायरेक्टर हैं एजुकेशन के तो बंदा जी। ख्वाहिश करता है कि फर्स्ट एड जो है ना वो प्राइमरी लेवल से स्टार्ट हो जानी चाहिए। जी, जी सर, मामूली जी, सी बिल्कुल ऐसा। कम से कम खुदा ना कोई एक्सीडेंट हो तो तमाशा तो ना रोड के ऊपर देख रहे हो 100-200 बंदे होते हैं दरमियान में एक बंदा भी नहीं होता कि चलो ब्लीडिंग स्टॉप करके बंदे को हॉस्पिटल तक जी, पहुँचा दिया जाए। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि बिल्कुल जो ऐसा। अभी जो हमारे पास पाकिस्तान में जो अच्छे स्कूल सिस्टम है उनमें इस किस्म की चीज़ें कोर्स का हिस्सा हैं कि जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगी और इसमें राइटिंग स्किल्स वगैरह है, एकेडमिक राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल जी राइटिंग सर, जी। उसमें अलग है, एकेडमिक राइटिंग एक अलग है। जैसे जी, जी, आप लोगों जी। की क्लेरिकल राइटिंग होती है, हमारे जी, जी। ब्यूरोक्रेसी में आप लोग इस्तेमाल करते होंगे जी, बिल्कुल ज़ाहिर है, तो हाँ जी। वो वो बिल्कुल एक वो अलग स्टाइल अलग एक वो बिल्कुल, हाँ एक जी। अलग अलग स्टाइल होता है। जो कोर्स जी, वगैरह में जो जी, उर्दू या इंग्लिश यूज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा जी, डिफरेंट होते हैं, जार्गन्स अलग होते हैं। इसी तरह रिसर्च के भी जार्गन्स वो अलग हैं। जी तो सर, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो मेरे ख़्याल में एक 2-3 बंदे जॉइन कर लिए। जी जी, जी, बिन्यामीन साहब आ गए, हाँ जी। बिन यामीन साहब आ गए हैं। जी, जी। मसूद साहब ने भी जॉइन कर लिया है। जी, बिन यामीन साहब स्टार्ट करें या कोई वेट करें हम? तो मैंने बड़ी कोशिश करके ना वो जितना एक इंट्रो उसमें देने की कोशिश करूँगा। जी, जी, बाकी ठीक है इसमें सर, एक हाँ, इंशाल्लाह, एक हाँ जी। एक 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 जो है ना वो उसमें मैं कहता हूँ जो अभी स्लाइड्स हैं, उसकी जी, जी। आगे उसको जितना डीप लेके चलेंगे तो एक्सपैंड हाँ जी, एक्सपैंड करेंगे कर उतना हो सकते हैं। जाएगा क्योंकि ये ओवरव्यू है और मैं आपको बात बताऊँ जैसे हम बचपन में पढ़ते किताब की जमा किताबें, तो बाद में पता हाँ, चला जी नहीं सर, कि जी। नहीं किताब की जमा जी,
कुतब होती है, किताबें तो होती ओ नहीं हाँ, है। कुतुब। जी, हाँ, तो बिल्कुल सही, अभी बिल्कुल ये सही। समझिएगा, ये जो किताब जमा किताबें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। जी, ये जी। कु नहीं, नहीं, ये इंशाल्लाह सर, ये इंशाल्लाह ये होगा आप। कुतब नहीं है, क्योंकि इसमें ना वो बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च ऐसी है नहीं है कि उसको बंदा जो ना जी। 2-4 घंटों में उसको ना वो उसमें बंद कर, सिर्फ़ ये कि एक शॉर्ट सा ओवरव्यू है, ताकि आप जी, लोगों जी। को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं क्लियर हो सर, फिर जाएँ। हम उसको जो है ना हाँ, करेंगे ना सर इंशाल्लाह बेहतर तो तौर पे ना, हाँ जी। थोड़ा-सा बिल्कुल। वैसे जो अब इसमें मैं देख रहा था कि इसमें आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, इस तरह और भी कुछ दोस्त हैं हमारे जी, जी। एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट पे मैं बैठे हुए असल हैं। में वो अकाउंट्स में हूँ सर, ऑडिट एंड अकाउंट्स में ना, डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट हूँ। जी, जी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से ना, तो वो मेरा फिर ये अकाउंटिंग का जो है ना और ऑडिट का है उसमें ना एजुकेशन आगे ना, तो सही। देखिए बिग फाइव है। जी, जी, बड़ा उसे क्या कहते हैं कि आगे एडवांस लेवल की जितनी भी हैं, आप चाहे जी, लॉ के अंदर देख लें, सोशियोलॉजी होगी, साइकोलॉजी होगी, एजुकेशन हो जी गया, सर जी। ये जितने मिलते-जुलते सोशियोलॉजी से ना, ये सोशल साइंसेज़ से सोशल साइंस में ये सोशल मैनेजमेंट साइंसेज़ जी, जितनी भी है ना, जी, ये मिलती-जुलती जितनी भी हैं, इन सब का स्टाइल एक ही है। जो मेडिकल साइंसेज़ में भी हैं, डॉक्टर्स वगैरह वो भी यही उसमें मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, साइकोलॉजी वाले भी यही कर रहे हैं, सोशियोलॉजी वाले भी यही कर रहे हैं। जी अ, सर जी, इसके अलावा जो मैनेजमेंट साइंसेज़ की जितनी भी डोमेन है, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट जी, इन्फॉर्मेशन जी, सिस्टम हो गया, सब लोगों के एक ही है। यानी ओवरऑल ये बाकी अगर रह जाता है तो वो नेचुरल साइंसेज़ है, केमिस्ट्री वगैरह हो गई। नेचुरल साइंस। जी, वो लोग जो है ना, या मैथमेटिक्स हो गए, एग्रीकल्चर वाले उसमें हो गए, वो अलग उसमें देखते हैं, हाँ जी भाई ये पौधा इसको इतनी लाइट देंगे तो क्या होगा, इतनी खाद दी जी, हमने तो इसमें एनवायरनमेंट कौन सा रखा, तो ये जो ना वो एक अलग डोमेन हो जाती है। बाकी ये है कि जी सर। आप आगे जाएँगे तो सारे एक ही जो अभी मैं आपको सम सिंपल बताऊँ, एमफिल और पीएचडी हो गया। इसमें जी सारे सर के जी। सब इकट्ठे हो जाते हैं, मेथोडोलॉजी है, और ये वो जी, जी, मेथोडोलॉजी ये सब ने सीखनी है, ज़रूरी है। चाहे आपने एकेडमिक्स में आगे जाना है या नहीं जाना, लेकिन एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट में बिल तो बंदा डेफ़िनिटली बंदा जाएगा। तो फिर जब जी, आगे जी, बिल्कुल। एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट में अंदर आगे जाता है बंदा, तो फिर उसके लिए ये कुछ चीज़ें कंपल्सरी हो जाती हैं कि यार ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। और मैंने जी, ऑफ़िसेज़ वग़ैरह में मैंने देखा है कि लोग बाद में ऐसे हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी उसमें वो जी, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे जितने लोग हैं, उनको ऑफ़र्स आते हैं ये फलाँ कोर्स करने, वो शॉर्ट-शॉर्ट से 2 जी, दिन जी, के करते हैं, बिल्कुल हाँ 1-2 कोर्सेज़ बिल्कुल। करार होते हैं। तो वो उसमें देखें कि वो मुझे तो उसमें समझ ही नहीं आई कि ये क्या, बाद में अभी पता चला यार ये तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बस अपना दिहाड़ी लगा रहे थे। 1 दिन के 2-2 3-3 लाख रुपए लेते हैं। जी, जी, ऐसे ऐसे ही बिल्कुल सही बात। बिल्कुल उसमें जो सर। इसमें ब्यूरोक्रेसी में उनको बड़ा अच्छा अंदाज़ा होगा कि वो चीज़ें जो अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो बाद में लेट्स सपोज़ आप ही है, आपने उसमें कोई अप्रूवल देनी है, ठीक है जी फलाँ ट्रेनर आ रहा है, उसको इस तरह करा के 3 लाख जी, रुपए दे दें 1 दिन के। तो वो फिर हाँ जी, हाँ बंदे जी। को पे ये बंदा आप खुद भी करा सकते हैं। करा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, हाँ क्या जी, ज़रूरत है बिल्कुल कि ऐसे। उसमें बाहर से बंदे को बुलाने की या करने की, तो ये चीज़ें जी, जी। जो है ना वो, और मुझे बड़ा हुआ है कि अब हमारे सही है। 20 बंदों में से 2-3 बंदे इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्या ख़्याल है कि ये बाकी जितने बंदे भी हैं 13, 14, 15 बंदे, इनकी तो फिर मैं उसमें अटेंडेंस ना लगाऊँ? मेरा ख़्याल है कि अटेंड शायद कर लेंगे जॉइन, नहीं, मैं क्योंकि अभी की नहीं, आज मैं सारी क्लासेस संडे की है ना बात कर सर। रहा हूँ मैं। नहीं देखें सन टाइमिंग जी, जी, हाँ। जी, जी, बता बिल्कुल सही, सही, सही बात, बिल्कुल सही। था कि इसमें सही मैं तो सब क्लासेस की बात कर रहा हूँ। पिछले सही बात 3-4 है, हाँ क्लासेस जी। तो हुए नहीं, तो मैं तो अभी लास्ट क्लास में कुछ 4-5 बंदे थे। जी, जी, मैं तो कहने लगा था कि भई जी, क्यों जी। मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें वो ये लोग अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, सही बात, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। सही बात। जी, बिन यामीन साहब क्या कहते हैं आप? आपकी यूनिवर्सिटी वालों ने जॉइन तो बड़ा तकरीबन बड़ा कर जी, आपकी यूनिवर्सिटी वालों ने तो बड़ी एफर्ट किया है, एक ज़ूम की तरह का प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है। जी, जी। हमारे पास बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। मेरे जो दोस्त हैं,
वो जी सर। उन्हें ज़ूम परचेज़ किया है और परचेज़ करने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो अरेंजमेंट फिर हाँ जी। सही, सही, बिल्कुल, अब हाँ जी। आप अंदाज़ा करें कि बिल्कुल ऐसे करानी चाहिए। सरकारी यूनिवर्सिटी का जैसे मर्ज़ी पढ़ाएँ जी। हाँ, बिल्कुल सही बात। अब हाँ मुझे जी। बताएँ, अब बैचलर लेवल, मास्टर्स लेवल पे जब आपका स्टूडेंट से इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो आपने क्या पढ़ाना है? उसको मैसेज पे भेजना है, व्हाट्सएप पे करना है। ऐसे तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। यही बात है सर, यही डेफिशिएंसी है ना, मतलब यही है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। सरकारी भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ उन लोगों ने ऐसे ही उसमें कहा ठीक है जी, आप आपकी हिम्मत है, जैसे मर्ज़ी पढ़ा लें आप लोग। जी, ऐसे सर, ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। हाँ, मेरे ख्याल में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसने जी, जॉइन ठीक है करना होगा सर। हमें जॉइन कर लेगा। ये जी, 40-40 मिनट्स के 3 सेशन होंगे, जिसमें हम 4 से ठीक। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग उसमें कंटिन्यू करेंगे। जी, ठीक। जी, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, जी। अच्छा, हम लोगों ने आज हम करेंगे रिसर्च प्रपोज़ल या रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह। प्रपोज़ल तो नहीं, आप लोगों का पूरा प्रोजेक्ट है, रिसर्च है, थीसिस है। आप लोगों ने इसको मैं म्यूट कर, क्योंकि बैक एंड से शोर आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिसर्च, हम प्रोजेक्ट कैसे करना है, प्रपोज़ल, थीसिस वगैरह हम लोगों ने कैसे लिखना है। प्लीज़ प्रपोज़ल ना ऐसे कीजिएगा, ये कंप्लीट रिसर्च थीसिस है जो आप लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखें कि रिसर्च है क्या? रिसर्च का सिस्टेमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस सिस्टेमैटिक इन्वेस्टिगेशन of resources in order to establish uh, and new thoughts and new approaches up to new conclusion. न्यूनेस आपने लेके आनी है किसी भी काम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर। एक साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करते हुए जो हमारी साइंटिफिक अप्रोच हम लोग देखेंगे कि कौन सी साइंटिफिक अप्रोच है जिसके ज़रिए हम लोग अपना थीसिस, अपना रिसर्च, अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीक़ाकार मेथोडोलॉजी है जो आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग आगे अपने प्रोजेक्ट और थीसिस वगैरह आगे कंटिन्यू कर सकें। ये सिर्फ़ एक के लिए नहीं है, सबके लिए। जो भी फ्यूचर में आपको इस किस्म की असाइनमेंट मिलेंगी, आप लोग इंशाल्लाह अगर ये इसमें मेथोडोलॉजी है, आप इसको फ़ॉलो करेंगे, तो हम लोग इसमें देखें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी क्या है, इम्पोर्टेंस यानी लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, डेटा कलेक्शन कैसे होती है, मेथोडोलॉजी वो क्या होती है, और फिर उसके बाद आके रिजल्ट्स कैसे जनरेट करते हैं और रिजल्ट पे डिस्कशन कैसी होती है और फिर कैसे कंक्लूड किया जाता है। आप इसमें काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया कि इसमें रिसर्च टॉपिक की सिलेक्शन कैसी हो, कैसा रिसर्च टॉपिक होना चाहिए। तो रिसर्च जो आपका टॉपिक है वो आपकी स्टडी से रेलेवेंट हो, आपकी फ़ील्ड से हो, और जो मैं अभी ब बता रहा था कि वो आपकी स्पेशलाइज़ेशन जो भी है, चाहे वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गई, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, या फिर मार्केटिंग है, जो भी सोशल साइंसेज़ की आप लोगों में डोमेन है। अभी आप लोग एमबीए कर रहे हैं, तो एमबीए में तो हमारे पास 4 से 5 जो डोमेन्स बनती हैं, कोशिश करें कि उसी का अंदर ही रहें। और क्योंकि जब वाइवा होता है, डिफेंस वगैरह होता है, उसमें पूछा जाता है कि हाँ भई, आपकी फ़ील्ड क्या है, स्पेशलाइज़ेशन क्या है? एक बंदा कह रहा है कि मेरी फ़ील्ड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और वो आगे इसमें देख रहा है जी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को देख रहा है, इन्फ्लेशन को स्टडी कर रहा है, या कोई और टॉपिक है, तो वो फिर वो उसमें जो कमेटी है, वो ऑब्जेक्शन लगाएगी कि भई आप अपनी डोमेन के अंदर आपने रिसर्च क्यों नहीं की? उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि ये नया आइडिया है कि नहीं है। मैं बार-बार ज़ोर दे से लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, रीडिंग के ऊपर, कि वो उसके ज़रिए आपको एक न्यूनेस आती है। कोविड से पहले सेल्स के ट्रेंड कुछ और थे। कोविड से पहले लोगों का कंपनी के अंदर स्टे के लिए थ्योरीज़ और थीं।
कुछ और उसमें चीज़ें थी। फिर उसके बाद अभी देख लें, अब ट्रेंड चेंज हो गए हैं। आप लोग अभी अगर जो बड़े शहर में देख रहे हैं कि उसमें एक करीम, उबर का एक उरूज था। कोविड के बाद देखें कि उसमें से मेरे ख्याल के मुताबिक 50% से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट उसमें से निकल गई है। अब उसके अंदर नई चीज़ है कि वो शेयर राइड वाली कि एक गाड़ी है, उसके अंदर 2-2 3-3 बंदे उसमें सफ़र कर रहे हैं। शेयर राइड स्टार्ट हो गई है। तो देखें, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं। वक़्त के साथ-साथ अप्रोचेज़ चेंज हो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि वो पुराना कोई काम मिला कहीं से, उसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके आगे पुट अप कर दिया। जब न्यूनेस नहीं होगी तो फिर उसमें रिसर्च करने का फ़ायदा है कि रिसर्च का मकसद ये होता है कि आप साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करते हुए नए फैक्ट्स एस्टेब्लिश करें और चीज़ों की उसमें वो नई उसमें इंट्रोडक्शन कराएँ। आपका थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन भी हो और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी हो। प्रैक्टिकल किन के लिए? जो पॉलिसी मेकर्स हैं। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, एक अदारा है, उसमें कुछ सीनियर लोग बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे उन लोगों को अब ये कि वो उसमें माइट बी उस इतना इन्वॉल्व ना हो रिसर्च के अंदर। ऑल्दो उनकी उसमें बहुत ज़्यादा नज़र होती है डाटा के ऊपर भी और ट्रेंड्स के ऊपर भी, ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। फिर भी उसमें अगर कोई उसमें बंदा है जिसको असाइनमेंट मिली है, तो वो कोई नई चीज़ लेके आए। मिसाल के तौर पे एक जगह एफबीआर के अंदर एक उसमें सेमिनार था। वहाँ पे उनके वो मोस्ट सीनियर डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि हाँ जी भई, बैलेंस शीट क्या होती है? एसेट लायबिलिटीज़ बराबर। ये अप्रोच चल रही है और उन्होंने कहा कि नहीं जी, कोई ज़रूरी नहीं है एसेट लायबिलिटीज़ बराबर हों। अब बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ करेंगे, कहें यार ये कैसे उसमें वो हो सकता है, एसेट लायबिलिटीज़ बराबर होती हैं तभी तो बैलेंस शीट है, वरना तो बैलेंस शीट ही नहीं है। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं। इसी तरह रिसर्च में भी अप्रोचेज़ हैं। बहरहाल आप लोगों ने देखना है कि अपना जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, वो मोस्ट रेलेवेंट हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ब्रॉडर टू नैरो फनल अप्रोच अडॉप्ट करें। रैंडमली पेपर स्टडी करें और फिर उसके बाद अपने जो आपको नया आइडिया लग रहा है, नया आइडिया आपको उसमें मिल रहा है, उस आइडिया को लेके उसके आगे उसमें वो स्टडी करें, रिसर्च पेपर करें। फिर उसके बाद वहीं से आपको एंड के ऊपर चाहे वो हो सकता है पेपर के दरमियान में भी आपको एक आइडिया क्लिक कर जाए कि हाँ भाई यार ये एक नई चीज़ है, इसको मैं स्टडी करूँ। बैंकिंग सेक्टर पहले उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बैंक अकाउंट्स हो। हमारे पास मिलियनर और बिलियनर के लोग हैं और उन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है। अब फार्मर्स देख रहे हैं, हमारे पास जनूबी पंजाब, इंटीरियर सिंध और या इंटीरियर केपी देख लें, बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं, किसी के बैंक अकाउंट नहीं है। और बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा ज़ोर लगाया है, लेकिन ये है कि बहुत सारी रीज़न्स हैं जिस वजह से लोग बैंक अकाउंट ओपन नहीं करें और अब ईज़ी पैसा और इस किस्म की जितनी भी इसमें वो मोबाइल ऐप्स वगैरह आई हैं, लोगों ने इसपे वो यूज़ करें। हर बंदा यूज़ कर रहा है। अगर आप उससे क्या कहते हैं कि वो एक मज़दूर से लेकर एक बड़े से बड़ा बंदा है, वो उसमें इन एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। तो अब ये देखना है कि कौन-सी ऐसी अप्रोच हो जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी जो अकाउंटिंग फाइनेंस के लोग हैं, उनको पता हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सर्कल के अंदर आएँ। तो इस तरह अप्रोचेज़ होती हैं कि अब कोविड की वजह से किस तरह हुआ कि लोग छोड़ के चले गए। अब एक कंपनी का सिस्टम ही नहीं चल रहा, उसकी सेल ही नहीं हो रही, वो एम्प्लॉइज़ को कैसे रिटेन करेगा? एम्प्लॉइज़ तो सैलरी माँगते हैं, सैलरी जब माँगी लोगों ने इंसिस्ट किया। अब जिस कंपनी की मिसाल के तौर पे 1000 एम्प्लॉयी था, अब कंपनी की सेल ही नहीं है, 1 महीना तो उसने दे दी, दूसरे महीने उसने बेसिक सैलरी दी, तीसरे महीने से हाफ बेसिक दी, चौथे महीने वो एम्प्लॉयी छोड़ के चला गया। अब कौन-सी अप्रोचेज़ हों कि आप उसमें एम्प्लॉइज़ को दोबारा उसमें वो उसमें कर सकें। इस तरह की कुछ उसमें अप्रोचेज़ होती हैं जो बंदा एडॉप्ट करता है और उसके लिए न्यूनेस और नई स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें जो ना वो गो थ्रू करने की ज़रूरत है, अपनी फ़ील्ड के अंदर, अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए। इसके अलावा आप लोगों ने अपने इसमें जो टॉपिक आप चूज़ कर रहे हैं, वो उसका आप अपने सुपरवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें और अपने जो उसके फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट के साथ आपकी जो डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे अप्रूव कराएँ और फिर उसके बाद आप आगे लेके चलें। इसमें अब देखना है कि आपके रिसर्च का पर्पज़ क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी स्टडी का?
किस लिए रिसर्च कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, ज्योग्राफिकल कवरेज क्या है, किस एरिया में करें। ऐसा तो नहीं है आपने पूरा पाकिस्तान चूज कर लिया और बाद में डाटा कलेक्शन के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। अब पूरे पाकिस्तान की लाजमी सी बात है, आपने पेशावर से भी डाटा लेना है, लाहौर से भी लेना है, एक आध सिटी और से भी आप डाटा लेके। इसके अलावा आपके रिसोर्सेज कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं डाटा कलेक्शन के लिए, कौन से टूल्स हों जिससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपने ऐसा टॉपिक चूज किया जिसके लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी हो, और फिर उसके अलावा उसमें कितना खर्चा आएगा, कितने पे, क्योंकि अब आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई ग्रांट तो कोई नहीं दे रहा। और फिर ये भी देखना ज़रूरी है कि वो रेलेवेंट है भी कि नहीं है। आगे बढ़कर टाइटल ऑफ द रिसर्च, टाइटल क्या कैसा होना चाहिए? वैसे ये बुक के अंदर तो ऐसे ही उसमें लिखा है, या ये मैंने वैसे बाय द वे किसी बुक से मैंने ये सारी चीज़ें नहीं ली हैं, ये जर्नल थी। बुक के अंदर वैसे जो लिखा हुआ है इस तरह का टाइटल है, टाइटल एन के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एमबीबीएस में दाखिला लिया है, अब उसकी डिग्री है 5 साल की और उसके बाद 1 साल का हाउस जॉब है। वो पहले साल में अपने साथ तो डॉक्टर नहीं लिख रहा देता, ये टाइटल होता है। मिस्टर, ये डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ये टाइटल हैं। तो टाइटल तो तब होता है जब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद टाइटल बनते होते हैं। बहरहाल हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही ट्रेंड है जी, शुरू में टाइटल बना देते हैं, रिसर्च बाद में होती रहती है और ये टाइटल 10 बार चेंज होता है। टाइटल कैसा होना चाहिए? कंसाइज़, इन्फॉर्मेटिव हो, अट्रैक्टिंग हो, कैची, अच्छा अच्छा लगे। फ़ौरन, और ये टाइटल से ही लोग ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं। पहले टाइटल पढ़ा, टाइटल पढ़ा, अच्छा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, यार इसमें कोई अच्छी चीज़ होगी। चाहे वो एक आर्टिकल हमारा न्यूज़पेपर का है, या किसी बुक का आर्टिकल है, या किसी रिसर्च पेपर का है, या किसी थीसिस का है। लोग वहीं से अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा यार ये चीज़ है, अब मैं इसे देखूँ यार इसमें आगे क्या है। आगे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बाद आगे फिर उसमें वो बढ़ते हैं। तो ऐसी चीज़ हो, ऐसा लिखा हुआ हो कि कमाल के लिखा हो कि बंदा उसके साथ ऐसा स्टिक हो जाए कि उसको ख़त्म करके ही उसमें दम ले। मैंने एक दफ़ा अपने एक दोस्त को रिकमेंड की शहाबनामा, कुदरतुल्लाह शहाब साहब की है। बहुत बड़ी किताब है, शायद आप में से लोगों ने देखी होगी। तो मेरे एक दोस्त है, वो भी इसमें डायरेक्टर की पोज़ीशन में था, तो मैंने उसको कहा यार ये किताब पढ़ो। उसने मेरे पास देखी, बहुत ही नफ़ीस डिसेंट किस्म का बंदा। वो कहता है कि 1 हफ़्ते बाद मेरे पास आया तो कहता है कि यार मैंने किताब शुरू की, पहला सफ़ा पढ़ा और उसके बाद मेरा बड़ा दिल किया कि यार मैं इसको आगे पढूँ, आगे पढूँ। वो एक हसास इदारे में काम करता था। कहते 4-5 बजे उसकी जो गाड़ी है उसको ड्रॉप करती घर पे। कहता वो नमाज़ पढ़ता, खाना खाता और कहता मैं ऊपर अपने कमरे में चला जाता। पढ़ता रहता मैं 11-12 बजे तक। कहते 3-4 दिन हो, कहते मेरी मिसेज़ और मेरी वालिदा ने कहा, कहते खैरियत है, क्या हो गया यार? इस बंदे से पूछो, कोई तबीयत ख़राब है, कोई टेंशन है, परेशानी है कि ब बंदा इतना उसमें गुम हो गया है। और हाल तो ऐसा बंदा नहीं था, उसने वो बुक मुझे वापस फिर नहीं की। ऐसी टाइटल और आपका इंट्रो ही ऐसा हो, कमाल का हो कि बंदा कहे कि यार इसको मैं एंड करके रहूँगा। तो कोशिश करें कि उसके अंदर जो ना वो कैची हो, इन्फॉर्मेटिव हो, और उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। आपके टाइटल के अंदर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और मैं अज़्यूम करूँ आप लोगों को पता है, आप ये सारा कुछ जानते हैं। इसके अलावा आपके उसी के अंदर आपकी उसमें हाँ सॉरी, आईवीज़ और डीवीज़ हों, और आपके उसमें कोई ऐसे कीवर्ड ज़रूर शामिल हो, और एरिया के बारे में हो कि आप कहाँ के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ओपन नहीं छोड़ देना उसको कि पता ना हो जी आप पाकिस्तान पे रिसर्च कर रहे हैं, आप केपी पे रिसर्च कर रहे हैं, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं, आप टेलीकॉम सेक्टर पे कर रहे हैं, जो भी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इसमें मेंशन करनी है। आगे आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के लिए जो एक जनरल अप्रोच है, ये भी एंड पे होता है। ये आता तो शुरू में है, जैसे टाइटल शुरू में आ रहा है, उसके बाद टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट एंड के ऊपर लिखा जाता है क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जो स्टडी एंड होने के बाद इसमें शामिल होते हैं। बहरहाल आज शुरू में रहा तो मैं इसमें पहले आपको मैं बता रहा हूँ मैं। 150 से 250 वर्ड्स होने चाहिए। ये वैसे ज़्यादातर ये अप्रोच यूज़ होती है रिसर्च पेपर्स के लिए। और जो हमारे पास थीसिस हैं मास्टर्स लेवल के, एमफिल, पीएचडी के, उसमें ये यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसी होती है, वो कहते हैं 1 पेज का होना चाहिए। आई डोंट नो आपकी यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है। बहरहाल एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीज़ होता है, सबसे ये ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है कि आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या था।
ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें क्या चीज़ होती है। ये जितने भी ये सारे jargons हैं रिसर्च के, इसको आप लोगों ने उस तरह नहीं करना जैसे जनरल इंग्लिश के तौर पे नहीं लेना। ये सारे के सारे इनकी आगे इन डेप्थ इन लोगों की इसकी इन jargons की स्टडी है। पॉपुलेशन का ज़िक्र करना है, मेथोडोलॉजी क्या थी? किस मेथड पे आप लोगों ने ये रिसर्च कंडक्ट की है? टाइम फ्रेम क्या था? टाइम होराइज़न क्या था? और इसमें फ्यूचर डायरेक्शन भी हो और टाइम लिमिटेशन का भी ज़िक्र हो और कीवर्ड्स मिसाल के तौर पे आप आपके उसमें वेरिएबल थे जॉब सैटिस्फैक्शन, टर्नओवर इंटेंशन, जॉब स्ट्रेस, इसके अलावा आप लोगों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, आप लोगों ने एसपीएसएस यूज़ किया, तो ये कीवर्ड्स हैं। आपने पूरे पाकिस्तान से डाटा कलेक्ट किया, तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जो एंड के ऊपर उसमें कीवर्ड्स इसमें आएँगे। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट ऐसा हो कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो आपके डॉक्यूमेंट का। तो कोशिश करें कि उसमें उस तमाम चीज़ें इसके अंदर ये शामिल हों। 250 वर्ड्स का हो या जितना भी इसमें, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम ये 1 पेज का है। इससे ज़्यादा ये नहीं होता और ये बहरहाल अगर आपके पास कोई ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको बताया हुआ है कि कैसा होना चाहिए, 250 वर्ड्स का होना चाहिए या 1 पेज का होना चाहिए। और ये भी ज़हन में रखिएगा अगर 1 पेज का है तो उसमें आगे उसमें जो स्पेसिंग का ऑप्शन है कि उसमें 1.5 पे है, 2.0 पे है, किसके ऊपर है, ये आप लोग देख लीजिएगा। हमारे पास हम लोग टाइटल से स्टार्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन आ गया, ऑब्जेक्टिव है, लिटरेचर रिव्यू है, अब सॉरी इसमें ऑब्जेक्टिव 2 दफ़ा आ गया, रिसर्च क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस है, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, गैंट चार्ट और रेफरेंसेस और एनेक्सर हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देते हैं इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री को आप लोग स्टडी कर रहे हैं। वो आप रिसर्च करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर, आप लोग इसमें कर रहे हैं टेलीकॉम के ऊपर और जिस इंडस्ट्री और जिस एरिया को आप लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका आप इंट्रो देंगे, बताएँगे कि ये क्या चीज़ है। आपने उसने जो जिस एरिया पे आप लोग कर रहे हैं, उसका ज़िक्र करेंगे, उसके बाद आके रिसर्च क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी कि क्यों ये स्टडी क्यों कंडक्ट की जा रही है, क्या वजह है, क्या रीज़न है जिसके लिए ये रिसर्च उसमें आप लोग कर रहे हैं। ये सारा का सारा बेस करता है लिटरेचर के ऊपर। आप लोगों ने जो लिटरेचर पढ़ा, उसके अंदर आपको गैप फाइंड किया और गैप फाइंड होने के बाद फिर उसके बाद आप लोगों ने आगे इसी की बेस के आपने उसमें एक ओवरव्यू दिया इंडस्ट्री का, थोड़ा बहुत उसमें कोई लिटरेचर शामिल किया, उसी की बेस के ऊपर आप लोगों ने इसमें रिसर्च क्वेश्चन बनाए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप की और फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर, ये सबसे पहला चैप्टर है। ये इसके ऊपर ये 4 ये 5 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर ये बेस करा होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव के ऊपर। 2 तरह के रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है कि ठीक है जी, मैं ये देखना चाह रहा हूँ जी कि क्या वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोग बैंक में अकाउंट नहीं ओपन करवाते। दूसरा जो स्पेसिफिक होता है कि क्या वो बैंक वालों का, अब ये जो आप आईवीज़ और डीवीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आप इम्पैक्ट देखते हैं कि वो उसमें क्या जा रहा है कि क्या वो जो बैंक में रिसेप्शन पे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का एटीट्यूड है, वो अगर किसी ने कोई सूटेड-बूटेड नहीं है तो उसको प्रोटोकॉल नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते और अगर कोई पढ़ा-लिखा नहीं है बंदा तो उसको उसमें वो उससे इरिटेट होते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग सा वाकया सुनाऊँ मैं।
कुछ अर्सा पहले की बात है, नेशनल बैंक में एक उनके सीईओ आए, बाहर से उन लोगों ने उसमें जॉइन किए, पहले पाकिस्तान में नहीं थे। वो चले गए, ज़ाहिर है सीईओ डेफ़िनिटली कोई 60s के अराउंड उनकी उसमें एज होगी। तो जो मैं अकाउंटिंग, फाइनेंस या इस इंडस्ट्री से उनको पता होगा कि नेशनल बैंक वालों को सरकारी गाड़ी और सरकारी विद यूनिफ़ॉर्म, साथ में ड्राइवर और साथ में उनका गार्ड वग़ैरह होता है, सिक्योरिटी गार्ड जो है। अच्छा, उन्हें वो लाहौर में एक बैंक के बाहर से पीछे उन्होंने गाड़ी रोक ली। तो आप लोगों को पता है कि नेशनल बैंक के बाहर बहुत लंबी-लंबी लाइनें होती हैं। बहरहाल वो किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके अंदर चले गए। उन्होंने कहा, यार एक फॉर्म है जो उसमें फिल करना है। एक बंदे के पास गए, दूसरे बंदे के पास गए, तीसरे बंदे के पास गए। वो कोई ना उसमें कोई लिफ्ट ही ना कराया हमारे पास जो उसमें है। अब उसके बाद वो शोर करना शुरू कर दिया, कहते मैं बूढ़ा बंदा हूँ, मुझे पता कोई नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, तो ये लोग मेरे से नहीं कर रहे। वो मेरा मैनेजर साहब ने शोर सुना, बाहर आ गए, तो उन्होंने कहा कि क्या वजह? वो कहते, यार बाबे एंटरटेन कर दो, ऐसे शोर कर रहा है ये वो। अच्छा, वो पीछे-पीछे वो विजन के सिक्योरिटी गार्ड जो था और जो भी वो लोग ड्राइवर था, वो भी कहीं आ ही गए पीछे, काफ़ी देर हो गई, सर आए नहीं, गए किधर हैं? अच्छा, जब अब उनको तो ज़ाहिर यूनिफ़ॉर्म, नेशनल बैंक के यूनिफ़ॉर्म में थे वो लोग, तो उनको तो अंदर आने दिए। जैसे नहीं, उनको तो उनके जो बॉस, उस वक़्त, सर क्या हुआ, क्या हुआ, सर क्या हुआ? मैनेजर ने देखा कि ये तो जो इसके नेशनल बैंक के इसमें यूनिफ़ॉर्म के अंदर ये सर बुला रहे हैं। तो उन्हें बिठाया, उन्होंने कहा, सर क्या हुआ सर, आप कौन है सर, आपकी तारीफ़। उन्होंने कहा, इस तरह तारीफ़ ये है कि पूरी की पूरी ब्रांच सस्पेंड है, मैनेजर से लेकर नीचे अमले तक सारे के सारे नौकरी से फ़ारिग हो। कि मेरा इंट्रोडक्शन ये है, और उन्होंने पूरी की पूरी ब्रांच को फ़ारिग कर दिया। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं, वो क्या आर द स्पेसिफिक स्टेप्स यू विल टेक टू अचीव योर एम। द एम इज द व्हाट ऑफ द रिसर्च एंड द ऑब्जेक्टिव इज हाउ। द ऑब्जेक्टिव्स शुड बी लॉजिकल, लॉजिक पे बेस कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया दो तरह का, एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, एक स्पेसिफिक होता है। जनरल ये होता है कि ओवरऑल कम्युनिटी को, आप सेगमेंट को आप क्या उसमें कंट्रीब्यूट करें, जो उस आपके जिस डोमेन में आप रिसर्च करने जा रहे हैं। फिजिबल होना चाहिए कि ऐसा हो कि जो फिजिबल हो, जो आप कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आपके एंड के ऊपर जब उसमें आप प्रेजेंटेशन देंगे या थीसिस एक रिसर्च है, एंड के ऊपर ये देखें कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। ये ज़रूरी है। तो आपने जब ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करने हैं, तो इसकिन चीज़ों को ज़हन में रखना है। रियलिस्टिक हो, ऐसा ना हो, आप मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है, जी मैंने स्टडी करनी है प्रिज़नर्स के ऊपर। अब प्रिज़नर्स के लिए क्या उसके पास रिसोर्सेज़ हैं कि वो जेल जा सकता है, उनके इंटरव्यू कर सकता है, मुमकिन है? ऐसा तो नहीं है। अब बंदा मिसाल पाकिस्तान में बैठा हो, पेशावर में, और वो कहे कि मैंने ग्वादर में स्टडी करनी है। अब वहाँ पे उसके रिसोर्सेज़ ही नहीं है, वो नहीं जा सकता। फिर उसके बाद है कि मेजरेबल हो, यानी ये है कि वो कोई हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो अगर हम ऑपरेशनल टर्म में देखें कि उसमें कोई मेजर कर सकता हो, कोई उसकी कोई आगे कोई लॉजिक बनती हो, कोई कैलकुलेशन हो, कि पता चले कि हाँ भाई अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसे जर्नल सा हो और बाद में पता चला जी कि हाँ, कि आगे मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे पास पाकिस्तान में उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको आगे अप्रूव कराने जा रहा है, और आगे उसका कोई ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है जिससे पता चल सके कि क्या लोगों को उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज कर पाया है कि नहीं चेंज कर पाया। उसकी फ्रेज़ जो ना वो प्रॉपर्ली फ्रेज़्ड हो, अच्छी तरीके से उसकी वर्डिंग ऐसी यूज़ हुई हो कि उसको कोई बंदा उसमें ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये मैंने पहले बताया कि जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च इज़ व्हाट इज़ टू बी अकम्प्लिश्ड बाय द रिसर्च प्रोजेक्ट, और स्पेसिफिक ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रिलेट टू द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन द इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू आंसर टू प्रपोज्ड स्टडी एंड मे बी प्रेजेंटेड एज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो ये भी मुख्तलिफ अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं। मेरे रिसर्च मेरे जो सुपरवाइज़र था उसने जितने वेरिएबल थे, जितने हाइपोथेसिस है, उसके मुताबिक ऑब्जेक्टिव जो उसने बनवाए कि जी आरओ फलां है, ये इसका रिलेशन दूसरे के साथ ऐसा है, आरओ 2 थी वो 8-9 की है।
जब आगे मैंने प्रेज़ेंट किया तो जो एग्ज़ामिनर था उसने कहा कि नहीं जी भाई आप 3-4 ऑब्जेक्टिव ये इतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव किधर से आ गए, तो इनको आप उसमें शॉर्ट करें। बहरहाल ये सोल डिस्क्रिशन होती है रिसर्चर की और रिसर्चर के सुपरवाइज़र की कि वो कैसे लेके चलता है। अगर एक बंदा कॉन्फिडेंट है और वो कहता है कि ठीक है मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक है और वो अपने जो सुपरवाइज़र है उसको कन्विंस करता है, तो ये सफिशिएंट होता है। लाज़मी नहीं होता कि आप एग्ज़ामिनर के साथ आप एग्री करें या ना करें, लेकिन ये सब कुछ बेस्ड ऑन लॉजिक हो। आप लॉजिकली इसको प्रूव करें कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है। लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इसके हमारे पास बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। हम लोग इसमें अभी तक लैग कर रहे हैं एज़ अ ओवरऑल नेशन ही। इसके लिए आप ये देखते हैं कि क्या हो चुका है। टॉपिक में आज तक अब तक क्या हो गया है, जिस डोमेन के अंदर आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो तब पता चलता है कि आप लेटेस्ट लिटरेचर पढ़ें। अगर पुराना लिटरेचर है कोई 8, 10, 20 साल, 30 साल पुराना, तो वो अ, ऑब्सोलीट हो चुका है। जैसे मैं अभी कोविड के बाद की मैंने बताया कि कोविड से पहले क्या था, उसमें कंपनीज़ के अंदर क्या था, कोविड के बाद अब क्या सिचुएशन चल रही है। जिस तरह आप लोग स्कूलों को देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल हैं वो उनका निज़ाम उन लोगों को नहीं चल रहा। बुक शॉप्स हैं, पिक एंड ड्रॉप वाली वैन है, वो बेचारे 1 साल हो गए लोग उसमें वेले बैठे हुए हैं। अ कि जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर कैंटीन थी, उन लोगों का बेचारों का क्या हाल होगा। तो इसके अलावा जो डेली वेजेस वाले जो यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयी थे, कॉलेजेस के, स्कूल्स के, तो ये सारा सब कुछ चेंज हो गया है। अब मुझे बताएँ कि बंदा को पुराना डाटा लेके रिसर्च करना चाहेगा तो हाउ इट्स पॉसिबल? ट्रू पिक्चर तो कभी भी नहीं मिलेगी और रिसर्च होती ही न्यूनेस के लिए है। अच्छा, आप लोग रिसर्च पढ़ते हैं, फिर उसको जो आपकी रेलेवेंट आपके रिसर्च पेपर्स हैं, उसको आप कोट करते हैं। उसके लिखते हैं, जो आपके लिटरेचर रिव्यू में भी शामिल होता है ये पार्ट, इंट्रोडक्शन में भी आपका होता है, फिर आगे जब आपके डिस्कशन रिज़ल्ट की डिस्कशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें भी आप रिलेट करते हैं। फिर जब कन्क्लूज़न कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स वहाँ पे भी ये चीज़ें कोट होती हैं। इसके लिए ये कि मोस्ट रेलेवेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट सारा का सारा ऐसा नहीं है कि आपने 8, 10, 20, 30 पेपर थे सारा का सारा उठा के बीच में लिख दिया। और वैसे बाय द वे ये जो भी लिखना होता है वो अपनी वर्डिंग चेंज करके होता है और जिसने काम की है उसको ऑनर करना होता है, साइट करना होता है, ये ज़रूरी है। वरना इसका मतलब ये होगा कि आप कह रहे हैं और जो आपकी बात होगी, जो रिसर्चर की बात होगी, वो एंड पे जाके होगी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो वो कंक्लूजन में बताएगा, फाइंडिंग्स में बताएगा, रिकमेंडेशन में, वर्डिंग रिसर्चर की वो एंड के ऊपर होती है। इससे पहले-पहले जितना भी चल रहा होता है, वो चल रहा होता है पास्ट स्टडीज़ की बात हो रही होती है। आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, जो लॉजिक पे, रिजल्ट्स पे, जो फाइंडिंग्स पे बेस करा होगा, जो क्वांटिटेटिव उसमें जो फाइंडिंग्स है, उसके पे बेस करा होता है, वो एंड के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो आपने जितना भी आपने लिखना है, उसको आपने साइट करना है, रेफरेंस देना है, जहाँ से आप लोगों ने लिया है। ये ज़हन में रखें, ऐसा ना हो कि ये आप उसको समराइज़ करके लिख दें। होता है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट किस हद तक और क्यों करते हैं हम लोग? आर्गुमेंट की डेवलपमेंट के लिए। हम जब लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, तो हम उसकी बेस पे हम आर्गुमेंट देते हैं और देखते हैं कि यार इस बंदे ने ये काम बात की है और इसके बेस के ऊपर आगे दूसरा जो रिलेशनशिप है, डेफ़िनिटली आपने रिसर्च करनी है, कोई 3-4 वेरिएबल्स होंगे, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसमें मीडिएटर होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो उसका रिलेशनशिप जो होगा एक चीज़ का दूसरी जैसे स्ट्रेस का जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर, सैलरीज़ का आगे जॉब सैटिस्फैक्शन के ऊपर या लॉन्गर स्टे जो हमारा है उसके अंदर कंपनी के अंदर उसके ऊपर कहीं न कहीं पे उसमें कोई न कोई उसमें आ रहा होगा, इसमें इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो ये रिलेशनशिप है इसकी रेलेवेंट जो हमारे पास पेपर होंगे,
हम उस पे बेस पे आर्गुमेंट डेवलप करते हैं और देन वहीं से हमें गैप आइडेंटिफाई होता है कि यार आज तक जो स्टडी हुई है उसमें ये चीज़ें तो हो चुकी हैं, लेकिन ये फलां चीज़ है जो ये तो स्टडी ही नहीं हुई। वैसे डोमेन्स इस टाइम पे कोविड के बाद मुख्तलिफ इसमें चीज़ों में इसमें वो चेंज हो चुकी है। हमारे पास मेरे ख़्याल में करने के लिए बहुत कुछ है, अगर बंदा इसमें स्टडी करे और उसको काफ़ी सारी चीज़ों में गैप मिल सकता है। क्योंकि पहले ट्रेंड कुछ और थे, अभी कुछ और है। सीपेक है, सीपेक में बहुत कुछ हमारे पास उसमें करने के लिए है। इसके अलावा ये कोविड के बाद जो हमारे एकेडेमिया हो गया, डेली वेजेस एम्प्लॉयी हो गए, ये सेल्स के जो लोग हैं, सेल्स ड्रॉप हुई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी सेल बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई, जो हमारे पास जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेल बढ़ी है। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप लोग स्टडी करें, लिटरेचर रिव्यू करें, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलेगी। इसके लिए हम जब लिटरेचर रिव्यू उसमें कर रहे होते हैं, लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये पढ़ने की, अब मैं बात कर रहा हूँ जो आपका राइट अप है, लिटरेचर रिव्यू उसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग उसमें साइट करते हैं, कोई भी 2-3 लाइनें लिखी तो जहाँ से आपने वो चीज़ ली थी, जिस उसमें पेपर में, वहाँ से उसको आपने साइट करना है। उसमें बताना है कि फलाँ बंदे ने ये बात की है। वो साइटेशन के लिए आप कैसे साइट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं, हार्वर्ड का है, एपीए का है, डिफरेंट है। बहरहाल आप लोगों ने उसके एपीए स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए का आप नाम नाम सुना होगा। उस स्टाइल में आप लोगों ने इन टेक्स्ट भी साइट करना है और एंड पे जो बिब्लियोग्राफी है, वो भी उसी मुताबिक आपने चलनी है, करनी है। मैं जो-जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर किसी बंदे को कोई नहीं इन चीज़ों में से पता, तो बराए मेहरबानी आप लोग एक तो मैंने बुक भी आपके साथ शेयर की है, वो पढ़ें, और बुक्स कहेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा। यूट्यूब चैनल्स हैं, और जो शुरू-शुरू में जिन लोगों ने हमें जॉइन किया था, मैंने उनको बताया था कि देखिए मुख्तलिफ किस्म सोशल ग्रुप्स हैं, जो उसमें फ़ेसबुक के ऊपर, व्हाट्सऐप के ऊपर हैं, मौजूद हैं, वो जॉइन करें, जिसमें एमफिल, पीएचडी लोग हैं आपके डोमेन के, उसमें जॉइन करें, उन लोगों से हेल्प लें। यूट्यूब अवेलेबल है, उसमें हर चीज़ के लिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए उसमें लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल। मेंडले एक सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, ऐप भी इसकी है, वो आप उसमें, वो आपको इन टेक्स्ट साइटेशन में और रेफरेंसिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा बहुत सारी टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छे अंदाज़ में आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने खुद ही स्टडी करनी है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों को एंड तक पहुँचा दूँ, और कम से कम आप लिखने के काबिल हो सकें, आप अपना स्टार्ट ले सकें। साइट करने के बाद आपने इसका क्या होता है कि आप उसमें कंपेयर कर रहे होते हैं आर्गुमेंट्स को, थ्योरीज़ को, लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहा हूँ मैं। कि एक बंदे का ये आर्गुमेंट था, दूसरे बंदे का ये आर्गुमेंट है, आप उसको नेगेट कर देते हैं, लेकिन पोलाइटली, लॉजिकली, और फिर उसके बाद आप अपना गैप आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ठीक है, फलाँ-फलाँ बंदे ने तो ये काम किया है, और ये काम अभी तक नहीं हुआ। और एक और भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ होती है, बतानी तो नहीं चाहिए, बहरहाल आपका टाइम शॉर्ट है। कहते हैं कि ये एक स्टडी हुई है, लेट्स सपोज़ अमेरिका के अंदर, वहाँ पे उन्होंने ये फाइंडिंग्स आई हैं कि कोविड के बाद लेट्स सपोज़ ये एफएमसीजी की सेल बहुत ज़्यादा चली गई है। लेकिन ये ऐसी स्टडी, ये पेशावर में, ये केपी में या पाकिस्तान में नहीं हुई। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है, ये एक न्यूनेस है कि वहाँ पे हुई थी, तो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका क्या इम्पैक्ट आया है। तो वो उसको रेप्लिकेट करता है, यहाँ पे लेके आता है पाकिस्तान में। तो ये एक्चुअली होता है कि जब मॉडल नहीं बन रहा होता, कोई आर्गुमेंट्स या लॉजिक नहीं बन रही होती, फिर ये है कि हम उसको कॉपी कर रहे होते हैं। बहरहाल ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा इसके हम क्रिटिक्स डेवलप करते हैं, हम उसको वैलिडेट करते हैं या उसको इनवैलिडेट कर रहे होते हैं, कंट्रास्ट कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं, डिसएग्रीमेंट हो रहा होता है। इसके अलावा हम कनेक्ट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, और साथ में हम अपने उसमें हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। लेकिन ये पूरी एक आर्गुमेंट चल रही होती है, एक सीक्वेंस में
चल ऐसा नहीं होता कि पहले इसमें कोई मशरिक़ की बात हो रही, फिर मगरिब की बात हो रही, ऐसा नहीं। ये जितना लिटरेचर रिव्यू है, ये एक सीक्वेंस में चलता-चलता एंड पे जाता है। इसके लिए अब जब आप उसमें पढ़ेंगे रिसर्च पेपर्स, उसमें आपको पता चलेगा कि एक इसमें एक फ्लो में ये सारा कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बात करी, फिर दूसरी बात की, फिर तीसरी बात की और एक उसका आपस में कोई रब्त ही नहीं है कोई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्या होते हैं? जिन लोगों ने अगर कोई ग्रेजुएशन में कोई ऐसा पढ़ा हो तो उनको बेहतर पता हो कि टेंटेटिव प्रेडिक्शन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है रिलेशनशिप की 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान। और हम प्रेडिक्ट करते हैं, अज़्यूम कर लेते हैं कि जब जहाँ पे जॉब सैटिस्फैक्शन होगी, वहाँ पर एम्प्लॉयी लॉन्गर स्टे करेंगे। जहाँ पे जॉब सैटिस्फैक्शन होगी, वहाँ पर एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट देखा जाता है। और यानी जितने भी रिलेशनशिप हमारे एक मॉडल के अंदर, थ्योरेटिकल मॉडल के अंदर बन रहे हैं, तो उसको हम हाइपोथेसाइज़ करते हैं कि इसका ये एक प्रेडिक्शन होती है। और हमारे पास अभी तो नहीं इतना ज़्यादा, पहले ये होता था कि अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, मिसाल के तौर पे सेल्स की टीम थी, उन्होंने अपने एरिया में एक्टिविटी की, तो ये अज़्यूम किया जा रहा था कि एक्टिविटी करेंगे तो हमारी सेल बेहतर हो जाएगी। बाद में क्या पता चलता जी कि नहीं जी, सेल तो और ही गिर गई है। पहले से ही हम लोग उसमें वो फ़ारिग हो गए हैं। तो स्टडीज़ के अंदर, रिसर्च के अंदर, प्रोजेक्ट के तौर पे तो अच्छा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ओह! नहीं, 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 ये तो गलत है, नहीं, नहीं यार इसको देखो, दोबारा देखो। फिर क्या किया, तो मैनिपुलेट किया जाता डाटा को। जो लोग आप लोग उसमें डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें चेंजेस की जाती हैं और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती उसको एक्सेप्ट कराया जाता है। तो ये ज़बरदस्ती वाला काम अ, आप लोगों ने नहीं करना है। एक मेरे जानने वाले थे, उन्हें वो बता रहे थे कि वो किसी कश्मीर की किसी यूनिवर्सिटी का ज़िक्र है कि वहाँ पे उन्होंने कहते कि 5 हाइपोथेसिस, पाँचों के पाँचों रिजेक्ट हो गए। वो कमिटी के पास गए, जब आगे कमिटी में जो एमफिल और पीएचडी की होती है, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं बाहर से किसी और यूनिवर्सिटी से। एचईसी का पॉलिसी है, बल्कि वर्ल्ड वाइड यही पॉलिसी है हर जगह पे कि यूनिवर्सिटी का अपना बंदा जो है ना वो एग्जाम नहीं ले सकता। तो उन्होंने पूछा कि यार ये क्या है? न्यूनेस किधर है? कहता है ये तो न्यूनेस है। 5 के 5 बचे, 5 के 5 रिजेक्ट हो गए। लेकिन एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक। लॉजिकली इसको प्रूव करना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ठीक है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास एक कोविड से पहले कुछ और ट्रेंड्स थे, कुछ और डायमेंशन थी, अप्रोचेज़ कोई और थी। अब क्या है, अब वो चेंज हो गया सब कुछ। तो हो सकता है कि पहले जो हमारे पास हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए थे, उनकी बेस कुछ और थी, अब इसमें कुछ और है। तो ये देखें कि ये हम अपने उस पे प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है, और ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपेक्टेड आउटकम उसमें पूरे भी हों या ना हों। मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी क्या कर दिया में, ये प्रोसीजर है और यही बैकबोन है रिसर्च की। इसमें आप लोगों ने देखना है कि कौन-सी आप प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, जिसके ज़रिए आपने जो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो आपने बनाए थे, वो आप उनको अचीव कर सकते हैं। मैं बार-बार बता रहा हूँ कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव आप लोग ये पढ़ेंगे और कोशिश करें, जब आप क्वालिटी के पेपर पढ़ेंगे तो फिर आपको ये ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। और इसी के ऊपर ही क्वेश्चन हो रहा था, एंड के ऊपर पूछा, हाँ जी, आपका क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ? मेथोडोलॉजी किस लिए अडॉप्ट की जाती है कि आपने आपकी अप्रोच क्या है, जो रिसर्च क्वेश्चन आपने पूछे कि उनको कैसे आप उसको आंसर करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन क्या है। ये मेरे ख्याल में मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, मिक्स मेथड है। मिक्स मेथड में उसमें वो आगे उसकी अलग-अलग टाइप्स हैं। तो ये आप लोगों ने देखना है कि इसमें आप बताएँगे। ये चैप्टर 3 है, जिसके अंदर जो हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर 1 था। जो लिटरेचर रिव्यू है वो हम लोगों का चैप्टर 2 है, मेथोडोलॉजी है, ये चैप्टर 3 है। इसके अंदर सारा बताना होता है कि ये कौन-सा इसमें है, रिसर्च डिज़ाइन है, मेथोडोलॉजी कौन-सी थी,
जिसको अडॉप्ट करके आगे जो आपके रिसर्च क्वेश्चन है या रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, उनको आगे आंसर करना है। पॉपुलेशन कौन-सी है, कौन-सी इंडस्ट्री है, कौन-सा एरिया है जिसके अंदर आप लोग रिसर्च करने जा रहे हैं। सैंपलिंग का प्रोसीजर क्या है? ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसमें अपना जो आपकी रिसर्च है, जिस डोमेन में आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे आप एफएमसीजी के आप उसमें वो देख रहे हैं जी कि इसमें सेल्स का उसमें ग्राफ ऊपर में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो डेफ़िनिटली आपने जनरल स्टोरों से, मेगा मॉल से या इन लोगों से डाटा कलेक्ट करना है। मेडिकल स्टोर से डाटा नहीं कलेक्ट करना, या टेलीकॉम के यूज़र से आप लोगों ने डाटा नहीं कलेक्ट करना। तो ये उसमें प्रोसीजर क्या था? आप लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो अडॉप्ट किया या अडैप्ट किया है? इंस्ट्रूमेंट है वो जो क्वेश्चनेयर, क्यों इसमें हम लोग किसी न किसी थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो थ्योरी में ये अमूमन उसमें उसको हमने वैलिडेट करना होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी इसमें जो हमारे वेरिएबल हैं, उस पे क्वेश्चनेयर अवेलेबल हैं। वो आप लोगों ने पहले अप्रूव करा लें, पूछ लेना है कि क्या ये इसमें ठीक है कि नहीं ठीक है। जब आप अपना प्रपोज़ल वगैरह मुझे शेयर कराएँगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये स्केल आप लोगों का, ये जो क्वेश्चनेयर है आपका, ये इसमें रिलाएबल है, वैलिड है कि नहीं है। पहले मैं इससे पहले भी आपको शेयर कर चुका हूँ, बेहतर ये है कि पायलट स्टडी कर ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि पता चल जाए कि ये इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी स्केल की चेक हो जाएगी। ऐसा ना हो कि एंड पे पता चला कि उसमें तमाम चीज़ें ही उसमें वो गलत हो गई, रिज़ल्ट्स आए हैं जो ठीक नहीं है, जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन को, हमारी रिसर्च को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। डाटा कलेक्शन का प्रोसेस क्या था? किस तरीके से डाटा कलेक्ट किया गया है? ये सारा का सारा उसमें मैटर करता है कि आप लोगों ने आप रिसर्च कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान पे, और आप डाटा ले रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पेशावर से या एबटाबाद से। और इसके अलावा डाटा एनालिसिस के लिए आपने टेक्नीक कौन-सी यूज़ की है? आप देख रहे हैं जी कि उसका मिसाल के तौर पे, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा उसमें वो बारिश हुई है, तो उसके ऊपर जो हमारी उसमें जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं, उनकी ग्रोथ ऊपर गई है या नीचे गई है, तो इसके लिए हम उसमें रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करेंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि वो जहाँ पे बंदे ने रिग्रेशन लगानी है, वहाँ पे पता चले वहाँ पे बंदे ने कोरिलेशन लगा दिया। तो ये चेक करना है कि आप उसमें कौन से उसमें डाटा एनालिसिस के जो टूल्स हैं, कौन से यूज़ करें, एसपीएस यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट पीएलएस यूज़ कर रहे हैं, आपने इसमें आर यूज़ कर रहे हैं, एम प्लस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर रहे हैं? और कोशिश करें जितना जल्दी आप लोगों को टॉपिक सिलेक्ट हो, आपको पता चले कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, फिर उसकी आप लोगों ने ट्रेनिंग भी लेनी है। और इसके लिए इसमें मैं आपको गाइड कर दूँगा, बता दूँगा, आप यूट्यूब से आप ट्यूटोरियल वगैरह देख लीजिएगा। उर्दू में सिंपल इंग्लिश में अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि इसमें अगर मैं ये इस लेके चलता रहूँगा तो आप लोगों ने काम इसमें कंप्लीट नहीं करना। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इस पे कर सकें, और हर एक बंदे के लिए ज़ाहिर-सी बात है सारे सॉफ्टवेयर जो है ना वो आप लोगों के रिकमेंडेड नहीं होंगे। हर बंदे की अपनी रिसर्च होगी, उसकी रिसर्च में जो सूटेबल सॉफ्टवेयर है, वो आप लोगों को सीखना है। वैसे एसपीएसएस तो आप ज़रूर उसमें वो सीखें, क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें वो यूज़ होता है। आगे एथिकल इश्यूज़ आते हैं। एथिकल इश्यूज़ क्या आ सकते हैं? एक बंदा है वो आपको रिस्पॉन्स देना ही नहीं चाहते हैं, उसको फ़ोर्स किया, या हो सकता है कि जो आप लोगों ने क्वेश्चनरी डिज़ाइन किया है वो ऐसा है कि लोग रिलक्टेंट है, और उसमें फ़ोर्स कर रहे हैं, या फिर उसका डेमोग्राफिक प्रोफ़ाइल है उसको आप इसमें एक्सपोज़ कर रहे हैं, या एक उसमें एक डाटा है उसको दूसरी जगह पे डाटा ट्रांसफ़र कीजिए। बहुत ज़्यादा इस लंबी डिटेल है, हमारे पास बहरहाल इतना इसमें डेप्थ में कुछ जाता नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो सकते हैं, और इस पे इश्यू हो सकता है, या किसी और का काम है, आप उसमें वो यूज़ करके आप आगे अपना काम, क्योंकि जब वो डेटाबेस में चला जाएगा, तो बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और प्रॉब्लम होती हैं
इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। ये पहले वो बैचलर लेवल पे तो ठीक है, जैसे था होता था, चल जाता था। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की पीएचडी की डिग्रियाँ वेस्टेज भी गई हैं। पाकिस्तान से बाहर भी मेरे पास उसमें रेफ़रेंस मौजूद हैं। हमारे पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी के डीन भी फ़ारिग हुए हैं। तो आप मुझे बताएँ कि वो 12 साल पुराना केस वो डिग्री थी और वो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कोर्ट के अंदर केसेस भी चल रहे हैं। तो ये कोशिश कीजिएगा कि ये एथिकल इश्यूज़ ना हो। और इससे पहले भी मैं इसमें बता चुका हूँ कि एचईसी की पॉलिसी है कि अगर किसी ने कोई प्लेजराइज़ काम जमा करवाया, तो उसकी प्रीवियस डिग्री कैंसल होगी। और मैं ये सारी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मौजूद हैं कि ये ख़्याल रखिएगा कि ये स उसमें वो नहीं है कि बुकिश नहीं है, ये ऑन द ग्राउंड ये चीज़ें मौजूद हैं। और जब वैसे ही बंदा अगर बड़ी पोस्ट पे चला जाता है, तो उसमें वो बहुत सारे हमदर्द सामने आ जाते हैं, जिनको वो पता होता है, वो फिर बाद में इश्यू क्रिएट करते हैं। क्या होता है ये? The methodology explains the procedures that will be used to achieve the objective. It covers overview of the research. पूरी की पूरी रिसर्च का ओवरव्यू होता है। मैंने आपको इसमें लास्ट इसमें जो मैं इसमें हम लोग लेक्चर इसमें ले रहे थे, क्लास ले रहे थे, बताया था कि इसके ऊपर हमने मेथोडोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग जो भी रिसर्च पेपर पढ़ा, ऐसा ना हो कि आप शुरू में पढ़ें, इंट्रोडक्शन पढ़ें, लिटरेचर रिव्यू पढ़ें और आगे सीधा स्किप करके आप लोग उस पे कंक्लूजन पे चले जाएँ। मेथोडोलॉजी का पार्ट देखना है ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, उसके लिए कौन-सी मेथोडोलॉजी यूज़ होगी। कौन-सी डाटा कलेक्शन के टूल्स हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से स्केल हैं और कोशिश करें कि आप अपने पास अलग से एक फ़ोल्डर बनाएँ, उसके अंदर आप रिसर्च पेपर रखते जाएँ और साथ-साथ उसके नोट्स तैयार करते जाएँ। और अगर राइट अप अभी से स्टार्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो रैंडमली करें, जैसे-तैसे मुमकिन आप इसको कंप्लीट करें। आगे जाके चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, एंड के ऊपर बंदा उसको उसमें कर लेता है। बेहतर कर लेते हैं। कोशिश करें कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करने की उसमें कोई लिटरेचर रिव्यू तो एटलीस्ट आप लोग उसमें वो करना स्टार्ट कर दें, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। डाटा कलेक्शन इसमें हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे उसमें डाटा कलेक्ट होगा, डाटा एनालिसिस क्या होगी और डाटा की इंटरप्रिटेशन क्या होती है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन हमारे पास मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में 80% लोग को डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आती। बहुत ज़्यादा इसमें लैक करते हैं। जब इसमें टूल्स ही नहीं पता, टूल्स का ही नहीं मालूम कि कौन-कौन से टूल्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता। फिर सॉफ्टवेयर बंदे को तब आएगा जब सॉफ्टवेयर में जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसके तमाम का उसमें वो पता होगा आगे कि हमने उसके रिज़ल्ट कैसे आने हैं, उन रिज़ल्ट्स को कैसे प्रेट करना है, पी वैल्यू क्या है, टी वैल्यू क्या है, बीटा वैल्यू इसमें क्या है, रिग्रेशन क्या है, कोरिलेशन क्या चीज़ है, हम मॉडरेटर को कैसे टेस्ट करेंगे, मीडिएटर को हम लोगों ने उसमें मीडिएशन एनालिसिस हम लोगों ने कैसे करना है, स्मार्ट पीएलएस है, उसके लिए अपने थ्रेशोल्ड हैं, एसपीएसएस के लिए अपने उसमें थ्रेशोल्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप लोग उसमें सीखेंगे, आपको पता होगा कि इसमें सॉफ्टवेयर इसको कैसे यूज़ करना है। डेफ़िनेटली आपने रिसर्च करनी है, आपने कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही करना है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आप इसको उसमें वो स्किप कर दें और यही इसमें रिसर्च ही सारी ये मेथोडोलॉजी है। तो ये आप लोग कोशिश करें, इसको जितना जल्दी हो इसको आप उसमें वो अ, अपने जहाँ पे आप जिस जो जहाँ-जहाँ पे लैग कर रहा है उसको वो ओवरकम करें अपनी लैकिंग को। आगे रिजल्ट्स हैं, डिस्कशन है। जब हम उसमें डाटा कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको डाटा को कंपाइल करेंगे, बहुत टाइम टेकिंग है। आप लोगों ने मिसाल के डाटा कलेक्ट किया तो वो एज़ इट इज़ तो नहीं जाके सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। उसको तो आप लोगों ने उसमें डाटा को एसपीएसएस में पुट करना है। एक-एक रिसर्च पेपर को आप लोगों ने इसमें एंटर करना है। तो वहाँ पे तो ये एबीसी तो नहीं चलेगी, वहाँ पे तो 1 2 3 है सारा का सारा और काफ़ी टाइम टेकिंग है। मैंने अपना तकरीबन कोई मेरे रिस्पॉन्सेज़ से ऑलमोस्ट 400 और मेरे
रात दिन एक करके समझिए कि मेरा तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन मेरा लग गया था। तो आसान नहीं होता। आपने डाटा एंटर करना है कि किसी न किसी सॉफ्टवेयर का एक सॉफ्टवेयर में चला जाता है, फिर उसके बाद ये होता है कि वो कहीं न कहीं उसका फ़ॉर्मेटिंग चेंज होके आगे मुख्तलिफ आगे, क्योंकि अब मिसाल के तौर पे आप लोगों ने मैनुअली उसका एंटर कर दिया इसके अंदर एसपीएसएस के अंदर। एसपीएसएस से फिर आप उसको आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जो स्मार्ट पीएलएस है, स्मार्ट पीएलएस सीएसवी फ़ाइल करता है, उसमें आप सीएसवी फ़ाइल में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर ये है कि अब वहाँ पे आगे यूज़ हो सकता है स्मार्ट पीएलएस के अंदर। तो ये है कि कम से कम एक दफ़ा तो आपने डाटा एंटर करना ही करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग उसमें कोशिश करें कि अपनी जो भी डेफ़िशिएंसीज़ हैं उसको पूरा करें। आपने कोर्स ये कम करना ही करना है, और ऐसा ना हो कि आपने उसमें वो डीमोटिवेट ना हो, काम स्टार्ट करें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करेगा। आगे उसमें क्या हमारे पास रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं, वो कोई फ़िगर्स में आ रहे होते हैं, कोई टेबल्स की शक्ल में आ रही होती हैं। आप लोगों ने देखना है कि उसके बीटा की वैल्यू क्या है, टी वैल्यू क्या है, पी वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंस आप लोगों ने देखना है, अपने रिलेशनशिप आप लोगों ने उसमें एक्सप्लेन करने हैं। उसकी जितनी फाइंडिंग्स हैं, आप लोगों ने इसमें वो यूज़ करनी है, और हर जो चैप्टर है, उसके लिए अलग टेंस यूज़ होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें है, यहाँ पे आप लोगों ने इसमें पास्ट टेंस यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने रिलेट करना है अपनी रिज़ल्ट्स को, अपनी फाइंडिंग्स को जो इससे पहले हो चुका है, कि हाँ, मेरे पास ये फाइंडिंग्स आई हैं, तो इससे पहले यही फाइंडिंग्स फलाँ, फलाँ, फलाँ जो आप लोगों ने लिटरेचर पढ़ा होगा कि उसके अंदर आपने बताना है कि फलाँ ने की भी यही उसमें वो फाइंडिंग है। तो वो प्रीवियस जो हमारा लिटरेचर है, प्रीवियस डाटा के साथ वो रिलेट करना है आप लोगों ने। और इसके अलावा आपने जो आपके पास रिज़ल्ट्स आए हैं, वो देखें जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है थी, जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। और इसके अलावा आपने देखना है कि इसकी जो उसमें सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उसमें आप कंट्रीब्यूट क्या करने जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इसमें करनी है। तो रिज़ल्ट और डिस्कशन का जो पार्ट है, वो जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उसमें देखिएगा कि किस तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट किया हुआ, क्योंकि ये डाटा इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप को स्किलफुल होना ज़रूरी है। आगे आ जाते हैं कंक्लूजन। ये इसमें जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका स्टाइल है, इसी तरह कंक्लूजन का एक अलग स्टाइल है। इसमें आप अपना रीअफ़र्म करते हैं कि अपनी थीसिस की स्टेटमेंट को, अपने इश्यूज़ जो थे वो उसमें आप लोगों ने कहना कि क्या इश्यू था, उसमें टर्नओवर का इश्यू था, सेल्स ड्रॉप हो गई थी, या जो भी व्हाट्सएवर जो भी प्रॉब्लम था, जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। और फिर उसके बाद आपने देखा अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करना है, और फिर उसके बाद उसमें एक जजमेंट आपने बनानी है। मेजर फाइंडिंग्स को आपने उसमें डिस्कस करना है इसके अंदर, कि आप लोगों को इसमें क्या-क्या आपको उसमें वो फाइंडिंग्स आई। आपने जो आपके जो इश्यूज़ थे वो क्या एड्रेस हुए कि नहीं हुए। थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन क्या है और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। थ्योरेटिकल क्या है, आप लोगों ने इसमें बताना है कि थ्योरी में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। डेफ़िनेटली एक नई चीज़ थी, तो आप लोगों ने थ्योरी के अंदर कंट्रीब्यूट किया। ये थ्योरी के डेटाबेस का इसी किसका हिस्सा बन गया कि आप लोगों इसमें वो एटलीस्ट एक 8-10 हज़ार आप लोगों ने वर्ड्स जो है वो थ्योरी में ऐड किए हैं। प्रैक्टिकल क्या है, आप इंडस्ट्री को क्या आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट किया है। और इसकी लिमिटेशन क्या थी? आपने मिसाल के तौर पे सिर्फ़ केपी को एड्रेस किया है, आपने पूरे पाकिस्तान को नहीं किया, ये है। आपने डाटा 400 बंदों से लिया है, आपको ज़्यादा से लेना चाहिए, नहीं कर सके, क्या वजह क्या थी? उसमें बजट का इश्यू था, टाइम का इश्यू क्या था? ये चीज़ें। इसके अलावा रिकमेंडेशन क्या है? आप उसमें अ रिक आप लोगों की उसमें क्या रिकमेंड करते हैं कि उसमें आगे फ्यूचर में क्या-क्या रिसर्च हो? आपने मिसाल के तौर पे एफएमसीजी को टारगेट किया था, यही रिसर्च उसमें फार्मास्यूटिकल में भी होनी चाहिए, या कोई और जो भी आप व्हाट्सएवर जो आप उसमें देखते हैं। आप लोगों ने एक डोमेन किया, हो सकता है कि आपने कोई जेंडर का था, आप लोगों ने सिर्फ मेल से डाटा कलेक्ट किया है, फीमेल इसमें नहीं थी।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने उसमें एड्रेस करनी है। गैंट चार्ट ये शायद आप लोगों को इसमें पता हो, ये इसमें देखा जाता है कि आप अपना एक टाइम टेबल सेट करते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और एकेडेमिया के अंदर ये यूज़ होता है कि आप बताएँगे ठीक है मेरे पास 4 महीने हैं तो मैंने ये 2 हफ़्ते में लिटरेचर रिव्यू करना है, आगे 4 हफ़्ते मैंने डाटा कलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद आगे मैंने राइट अप करना है, उसमें डाटा एनालिसिस करना है, ये टाइम टू टाइम ये इसमें हेनरी गैंट थे जिन्होंने 10 और 15 में गैंट चार्ट इसमें इंट्रोड्यूस कराया था और ये हर जगह पे यूज़ होता है। आपको इस पे नेट पे ईज़िली अवेलेबल होगा वो अपनी सहूलियत के लिए आप कर लें ताकि आपको पता हो कि कितना आप लोगों ने इसमें वो उसे क्या कहते हैं कि आपके पास टाइम है और उस टाइम को कैसे आपने प्रॉपर्ली और फ्रूटफुली आप प्रोडक्टिविटी अपनी प्रोड्यूस करनी है। तो ये आप ज़रूर इसको ना इसमें वो कीजिएगा। मैं आपको बता रहा था कि इसमें के लिए अ, ये मैंने इसमें अपना एपीएस स्टाइल को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हमारे पास जो राइटिंग का ज़्यादातर स्टाइल यूज़ होता है, वो एपीएस स्टाइल है। इसके अलावा और भी स्टाइल हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें ये यूज़ किया वो हार्वर्ड की है। बहरहाल रिकमेंडेड एपीएस स्टाइल है। ये जो हमारे पास राइट अप का है। आप लोगों ने इसी को फ़ॉलो करना है इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए भी और एंड पे ये जो लास्ट जैसे अल सईदी ए जे अल कज़ाज़ ये लिखा हुआ है, ये एंड का है। ऊपर जो उसमें जो आ रहा है, वो उसमें इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए है, जिसमें ऑथर का नाम आ रहा है जैसे नसीर 2020 ब्रैकेट के अंदर जो ईयर है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो आप लोगों ने इसको देखना है। कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अवेलेबल हैं जैसे मेंडले वगैरह हो गया। मेंडले को यूज़ करके आप लोग इसमें कर सकते हैं और साइटेशन के लिए अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसमें वो है, तो उसमें ये है कि ईज़िली इसका वो प्लगइन वगैरह बन जाता है। तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें हैं, टूल्स और टेक्निक्स हैं, ये आप लोगों ने सीखनी है, चाहे वो मेंडले हो गया, चाहे वो एसपीएसएस है, चाहे स्मार्ट पीएलएस है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करके आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना है। जी। जी, मेरी तरफ से ये हो गया। आपके अपने जो प्रश्न वगैरह किसी ने पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। सब हाज़िर भी हैं कि सो रहे हैं या गायब हो गए हैं? जी सर, मौजूद है अभी। अच्छा, 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 मौजूद हैं। जी, जी, मौजूद है सर। अच्छा ये सर ये जो प्रपोज़ल है, रिसर्च प्रपोज़ल इसकी क्या मतलब कब तक देनी है इसका? ये आप लोगों को पता होगा जो सेमेस्टर इस सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अ, प्रपोज़ल रिसर्च प्रपोज़ल पहले जाएगी ना सर? वो फिर नहीं, चलिए रिसर्च फिर प्रपोज़ल मैंने उसका आपको नाफिस सॉरी आपने जी, जी। सारा का सारा ही कंप्लीट करना है। रिसर्च प्रपोज़ल मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया था कि आपकी डायरेक्शन सही रहे। आपने मुझे दिखाना है, बताना है कि ये मैंने ठीक काम कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। आपने कंप्लीट करना है। जी, जी, आपके पास जी, 3 से 4 ठीक है, महीने हैं, ठीक है तो सर। मैं तो आपकी सहूलियत के लिए किया ताकि ऐसा ना हो कि कोई इसमें गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, तो बंदा इरिटेट होता है कि यार मैंने 2-3 महीने लगा रही हूँ और पता चला कि ये तो फ़ीज़िबल ही नहीं था या ये रेलेवेंट ही नहीं है। सही है सर। इसमें डाटा के लिए जैसे आपको सर कभी मेल कर दें सर कुछ काम करके? ज़रूर कुछ करें। काम करके सर आपको मेल कर दें, मैं ईमेल पे? हाँ जी। मैं कहता हूँ कि आप मुझे इन्वॉल्व करें। देखें अगर आपको कोई अच्छा रिसर्च पेपर जी, मिलता है और वो लेटेस्ट है, जी, जी, आप उसमें देखें उसमें रिकमेंड किया हुआ है कि ठीक है ये 2 तरीके होते हैं इसमें रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन के। या तो जी, जी, उसमें ये है कि आप खुद गैप फाइंड करते हैं और उसके पे जी, अपना लिटरेचर रिव्यू करते हैं, या लिटरेचर रिव्यू के एंड पे लिखा होता है कि यार ये चीज़ है, यहाँ पे रिसर्च नहीं हुई है, वो हर एक बंदा करता है।
हर बंदा उसमें जी, करता जी। है। मेरे भी रिसर्च पेपर हैं, जिसके भी हैं, एंड पे लिखा होता है कि फ्यूचर डायरेक्शन, अलग से हेडिंग बनी जी, होती जी। है। उसको आप देख लेते क्या वो फ़ीज़िबल है या नहीं है, रेलेवेंट है या नहीं है। क्योंकि देखें रिसर्च वो करनी है जो ईज़ी हो और आप 3 से 4 महीने में आप उसको कंप्लीट कर सकें। उसको राइट डाउन भी करना है, आप लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, उस डाटा एनालिसिस करना है। तो ये चीज़ें अब मेरे आप लोगों ने 3 से 4 काम आपके करने वाले हैं। आपकी एकेडमिक राइटिंग जी, आपकी आप लोगों ने बेहतर करनी है, लिटरेचर रिव्यू जी, आपने करना जी। है, फिर उसके लिए आपने डाटा कलेक्ट करना है, अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है और रिसोर्सेज़ भी चाहिए। ईज़ी नहीं है, आप नहीं जा सकते। डेफ़िनिटली आप कहीं न कोई सर्विसेज़ आपको चाहिए होगी डाटा कलेक्ट करने के लिए। हमारे पास पाकिस्तानी में बहुत बड़ा ये जी, जी। डेफिशिएंसी कि हम लोग जो हमारे पास क्वेश्चनेयर आ रहे होते हैं, तो हम आज तक हम एंटरटेन ही नहीं करते। या उसमें ऐसे गलत मतलब टिक करके भेज दिया। तो ये देखना है कि हमारे पास जी, जी, बिल्कुल, हाँ ट्रू जी, उसको ट्रू प्रॉपर डाटा हाँ हो, जी। ट्रू डाटा हो। अब मेरे दोस्त ने जी, जी, सही, सही। जनूबी पंजाब में डाटा कलेक्ट करने के लिए गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो फाइनेंशियल वो जी, वहाँ पे फार्मर्स वगैरह थे, ये कहते हैं जी, हाँ जी, आपने बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुलवाते? वो कहते हैं भई मामा तनख़ी है, हमारी मर्ज़ी ना। हमारी मर्ज़ी जी। बिल्कुल सही बात है, हाँ, अच्छा, प्रॉपर जवाब नहीं देते, बिल्कुल सही नहीं ना, बात, नहीं सही बात। करते, नहीं करते। तो जी, मुझे अब जी, आप जी। बताएँ कि यहाँ पे इस किस्म का एटीट्यूड हो, तो वहाँ पे डाटा कलेक्ट करना और वो हाँ, भी डाटा जी, जी। ट्रू। रिलायबिलिटी नहीं है उसकी फिर हाँ जी, रिलायबल नहीं है फिर वो। तो ये चीज़ें हैं कि ये आप लोगों ने जी, इसमें करना है। फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस भी करना है। उसके लिए आपको जी, एसपीएसएस भी आना चाहिए और स्मार्ट जी, पीएलएस भी आना चाहिए। अब बहुत सारे टूल्स हैं। वो देखना है कि जी जो सर। आपकी स्टडी से रिलेवेंट जो हों, वो आप लोग उसमें सीखें। वैसे एसपीएसएस तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे वो उसमें सोशल साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशन जी, की उसकी स्पेशलिटी है, ये तो ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये कम से कम ये लाज़मी आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। जी जनाब, किसी और का क्वेश्चन? मेरी यामीन साहब आप हैं या आप ही बोल रहे हैं? बाकी कोई नहीं बोल रहा तो? मैंने इससे पहले जी, क्वेश्चन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं प्रेज़ेंट हूँ सर, आपकी सारी बातें सुनी और बहुत अच्छा था, प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी थी और सारी चीज़ें क्लियर हो गई तकरीबन सर, इस वजह से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, अगर कुछ होता तो आपसे पूछ लेते। अच्छा, मुझे एक बात तो मैंने ये पहले मुख्तार साहब से भी मैंने सवाल किया था कि जो लोग हमारे पास फ्रीक्वेंटली क्लासेस अटेंड करें, तो क्या अटेंडेंस तो उन्हीं की लगनी चाहिए ना? मैं तो अटेंडेंस आज तक लगाई नहीं है। मैं वेट कर रहा था कि लोग जॉइन कर लें, कर लें, कर लें, कर लें। अब मुझे बताएँ कि जो आगे डे एंड के ऊपर वो सारे के सब के प्रोजेक्ट तो आना है सबका। 20 में से तो 17-18 का तो आएगा ही आएगा ना। तो मुझे बताएँ कि फिर जी, उनके साथ क्या किया जाए? जिसने क्लासेस ही नहीं अटेंड की। वो आपका और उन लोगों का मामला है सर, जो कुछ करते हैं। आपका और अल्लाह ताला का मामला है। अच्छा, नहीं मेरा देखिए। टास्क होने वाला है, मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके साथ अपना टॉपिक शेयर करूँगा और सही। आप कहते हैं कि पहले वो आर्टिकल्स पढ़ें उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट करें, लेकिन हम शॉर्टकट करते हैं, पहले टॉपिक सेलेक्ट करके फिर उसके साथ जो रेलेवेंट आर्टिकल्स होंगे उसी को पढ़ेंगे। और सही है। इंशाल्लाह ये जो ज़िंदगी जो मर्ज़ी आप लोग अप्रोच अडॉप्ट करें, देखें मैंने कहा वो उसमें वो कौन-सी थी ट्रियोलॉजी का लो और जियोलॉजी का लो, इस तरह की अप्रोच थी कि देखें जो मर्ज़ी अडॉप्ट करें, चीज़ें एट द एंड होना चाहिए। जी, जी। तो आप उसमें वो अंदाज़ा कर लें कि हम लोगों का अ,
जैसे टाइटल का मैंने आपको बताया था, हम लोग टाइटल पहले ही बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसे क्या कहते हैं कि बाकी काम बाद में शुरू टाइम करते हैं। सब लोग टाइटल ऑन हो गए हैं। उसके बाद फिर इस सेमेस्टर में तो क्लासेस भी इतनी रेगुलर हो रही हैं, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारी डेली क्लास होती है। अच्छा, फिर की रूटीन लाइफ भी, और उसमें से टाइम निकालना बहुत मुश्किल है सर के लिए, सबके सही। लिए, सारे स्टूडेंट। आप देखें असाइनमेंट भी देखें ये चीज़ें तो साथ-साथ हैं। मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि वो ईज़ी हो, और सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ़ का ये एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस बंदे की होती है जब बंदे के पास उसको टफ़ टाइम मिल रहा होता है। जब बंदा ईज़ी होता है ना और लेज़ी होता है, उस वक़्त काम बिल्कुल भी नहीं होता। काम उसी वक़्त होता है जब पता है कि यार टफ़ टाइम मिल रहा है, मुझे कुछ करना है। उसी जिसको उसी वक़्त में ओरिएंटेड काम करते हैं। तो बहरहाल अगर किसी को मैं बाकी तो अपनी जो रेगुलर क्लासेस है उसी में जो हमारे पास जो टॉपिक है वही डिस्कस करेंगे। बाकी अगर किसी को इसमें लिटरेचर रिव्यू में इसमें इश्यू है या सॉफ्टवेयर का है, या मैंने कुछ सोशल ग्रुप्स का मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप जी जो कुछ भी है, उसमें ये है कि मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे वो यूट्यूब की कोई उसमें वीडियोज़ हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया था इसके लिए मेंडले के लिए कि मेंडले को कैसे यूज़ करना है, या इसके अलावा एसपीएसएस के लिए, स्मार्ट पीएस के लिए, वो ये है कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोगों ने खुद उसकी ट्रेनिंग लेनी है। अपने आप को खुद अपनी स्किल्स जो है ना वो खुद आप लोगों ने बेहतर करनी है। तो जी जी, अ, बाकी बहरहाल मेरी तरफ से एक एंड है। आप लोगों ने किसी को क्वेश्चन पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, हमारी तरफ से भी ओके। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, जो आपकी यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसीज़ है वो यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कीजिएगा, वो मुझे नहीं पता। जो मेरे एंड पे है तो वो अ, रिसर्च पेपर राइट अप हो गया। सही है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, 1 मिनट ये सर ये मैसेज में अच्छा स्टूडेंट्स जी। कुछ पूछ। जी, काइंडली टॉपिक के हवाले से कुछ गाइड कर दें। देखिए टॉपिक आप लोगों ने जो आपकी फ़ील्ड है, आप लोगों की जो डोमेन है, मिसाल के तौर पे अगर किसी की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं वो आप लोगों ने पढ़ने हैं। तो लेटेस्ट आर्टिकल्स के लिए मैंने बताया था कि 2 तरीक़ेकार हैं। एक गूगल स्कॉलर है, एक मैं आपको उधर गूगल स्कॉलर आप लोग उसमें सर्च करें, वहाँ से आपको मिलेगा। दूसरा रिसर्च गेट का मैंने बताया था कि रिसर्च गेट को यूज़ करते हुए वहाँ से आप लोग लेटेस्ट आर्टिकल्स मिल सकते हैं। तो कोशिश करें कि वहाँ से लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ें, और फिर उसके जो आप लोगों को बेहतर उसमें लगता है, कोई रिसर्च पेपर है जिसमें कोई आइडिया आपको मिलता है, न्यूनेस हो, कोई नया आइडिया हो, उसको रिसर्च पेपर को आप लें और उसके से रिलेटेड जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो पढ़ें। तो उसमें आपको एक रिसर्च गैप फाइंड होगा। रिसर्च गैप को फाइंड फिर उसके मुताबिक आप अपनी स्टडी को डिज़ाइन करें। तो ये बेस्ट तरीका है। बाकी तो होता ये है कि आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। तो जब आपने एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है आपने, तो आपको आइडियाज़ आएँगे, मिलेंगे। इस वैसे बैठे-बिठाए तो मुमकिन नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी तभी होगी जब आपके पास अच्छा खासा मटेरियल होगा। रिसर्च पेपर्स के लिए ये 2 मैंने आपको प्लेटफ़ॉर्म बताए हैं। तीसरा ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के जो डिजिटल लाइब्रेरी है, उसको विज़िट करें, या एचईसी की डिजिटल लाइब्रेरी है, उसको विज़िट करके, वो इस्लामाबाद में मौजूद है, तो आपको डेटाबेस पे एक्सेस मिल जाएगी। अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी की अपनी उसमें उनको एचईसी ने एक्सेस दी हुई है, तो आपके पास जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो आप लोग वहाँ से लें। और अगर किसी को नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी से दूर है, तो अपने क्लास फेलोज़ की हेल्प लें, उनको भेजें, वो
जिसकी डिजिटल डेटाबेस के ऊपर एक्सेस है वो आपको रिसर्च पेपर प्रोवाइड करे। तो बहरहाल मैं सबसे ईज़ी तो वे तो मैंने आपको बताया था रिसर्च गेट का, वो यूज़ करते हुए आप अपना वो रिसर्च अपनी जो ना वो टॉपिक वो चूज़ कर रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इसमें वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या देखिए नहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आपको उसमें मुझे सॉरी आई डिडंट गेट इट मुझे नहीं समझ आई सप्लाई चेन में एमबीए हो ही नहीं रहा तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का उसमें वो अगर वो शायद वो यूनिवर्सिटी के साथ आप उसमें वो करें क्योंकि मुझे आपकी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल भी नहीं पता ये आप उनके ओरिजिनल ऑफिस से करें और बाकी अगर आप रिसर्च करना चाहती हैं तो फिर आप उसमें करें कोई इशू नहीं है बहुत ज़बरदस्त फील्ड है मेरी तो पिछले तकरीबन समझे कि 15-20 साल का मेरा इसी का एक्सपीरियंस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की और बहुत अच्छी डोमेन है ज़रूर इसमें करना चाहिए और अगर उसमें कोई आपको सिलेक्ट करने में कोई अगर कोई इशू आ रहा है तो फिर वो आप यूनिवर्सिटी से ही रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जी, वालेकुम सलाम। सर रहीम यार खां में जो इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी है वो इतने सपोर्टिव नहीं है। मैं जॉब करती हूँ, जॉब के साथ में अपनी एजुकेशन मैंने कंटिन्यू की हुई है। उनसे कुछ भी पूछ लो उनके पास उसका आंसर ही नहीं होता। जब चले जाओ टीचर चेंज होता है। हम लोगों ने एमबीए स्टार्ट ही हमारे पूरे ग्रुप ने सिर्फ इस वजह से किया था कि हम लोगों को सप्लाई चेन में पूरी एमबीए करने के बाद हमें सिर्फ एक डिग्री चाहिए थी क्योंकि जॉब एक्सपीरियंस तो 15-16 साल का है सर। लेकिन हम लोगों को बेसिकली जो चाहिए था वो सप्लाई चेन में चाहिए था और सप्लाई चेन में यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं कैसे क्या हम चीज़ नहीं और कोई रिसर्च करनी है ना, हम लोगों को नहीं अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है ना। तो रिसर्च के लिए तो ये प्लेटफ़ॉर्म आपके पास है ना, तो आप इसमें रिसर्च तो करवा रहे हैं आपको। सर वो तो इस तरह से करवा रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी में तो हमें इसके लिए कोई मवाद नहीं मिल रहा ना। नहीं, आपको क्या चीज़ चाहिए जो आपको नहीं मिल रही है? ये आपको पता ही तकरीबन नहीं सर, यूनिवर्सिटी में कुछ होता ही नहीं है, टीचर ही नहीं होते। नहीं हम किससे पूछें कि हमें क्या करना है आगे फर्दर। नहीं, कौन सा क्या आप मुझसे पूछे, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि रिसर्च के लिए तो वो लोग तो नहीं करेंगे जिसका जो सब्जेक्ट है वही बताएगा, वही सर आप मुझे पढ़ाएगा। बताएं कि मुझे स्टार्टअप कहाँ से लेना है, मुझे ये बताएं। देखें स्टार्ट आपने मैंने आपको बताया कि आपको अपनी डोमेन में रहती है जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें। रिसर्च पेपर्स के लिए ठीक मैंने है सर, आप रिसर्च गेट का मैंने बताया और गूगल स्कॉलर का बताया और ठीक है वहाँ सर। वहाँ से आप लें जो लेटेस्ट इस टाइम पे 2 से 3 साल के बेहतर तो ये है कि कोविड के बाद के क्योंकि सारी अभी तमाम डायमेंशन तमाम ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं। आप ओके अब रिसर्च पेपर पढ़ें, उसमें से आपको जो नया आइडिया आता है आपको गैप मिलता है क्योंकि आपको बना बनाया तो कोई भी नहीं कहेगा इसमें आपको कर कर लें। हो सकता है वो आपके लिए फिज़िबल ही ना हो, मुमकिन ही ना हम्म। हो। तो आप उसके बाद उस गैप के ऊपर या फिर ये है कि आपको उसमें फ्यूचर डायरेक्शन हर पेपर के एंड के ऊपर फ्यूचर डायरेक्शन रिकमेंडेशन लिखी होती है, उसको लें और उसके ऊपर आप अपना काम करना स्टार्ट कर दें। और ये तरीका है, इसके अलावा तो कोई बना-बनाया तो आपको नहीं कहेगा कि ये टॉपिक है, ये लें, इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दें। उसकी वो तो मुझे भी पता है सर, लेकिन अगर हेल्प आउट लेनी है सर तो फिर तो वो नहीं, हम हेल्प अपनी किस किस्म की हेल्प? देखें, मैं आज छुट्टी वाले दिन और ये शाम के टाइम आपके पास पता नहीं क्या टाइम होगा, मेरे पास शाम हो गई है। इस वक़्त मैं बैठा हूँ और अपना पर्सनल टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहा हूँ। इसी की वजह ये है कि इसी के लिए कर रहा हूँ कि रिसर्च के लिए। जिसकी डोमेन है वही करेगा जिसकी डोमेन नहीं है वो नहीं हेल्प कर मैं आउट ऑफ द वे आपके साथ हेल्प कर रहा हूँ ना, इसी मकसद के लिए कर रहे हैं कि आपने रिसर्च करनी है, मैं आपको रिसर्च करवाऊँगा, आपकी रिसर्च पब्लिश भी करवाऊँगा, अप्रूव भी कराऊँगा। ये बस मिलकर रिसर्च करें तो सही। ओके ओके, थैंक यू सो जी, प्रॉक्टर साहब क्लोज़ करें। बिन्यामीन साहब हैं हमारे इसमें प्रॉक्टर हैं। नेक्स्ट सेशन सर किस टाइम स्टार्ट करेंगे आप? मेरे ख्याल में हो गया, अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे मैं पूछ सकता है, मैं बैठा हूँ मैं। मैंने समझा शायद ये क्लोज़ हो जाएगा लेकिन क्लोज़ नहीं हुआ क्योंकि पहले मैं परचेज़ करने लगा था तो मैंने कहा यार मैं देखता हूँ कि लोगों की इंटरेस्ट है तब मैं इसको मैं कोई इसका कोई मैं परचेज़ करूँ।
तो वो अभी चल रहा है, कोई इशू नहीं है। बेशक जिसने कंटिन्यू करना है, जो पूछना है वो मैं हाजिर हूँ, मैं जरा पूछ सकते हैं। आई थिंक कंप्लीट हो गया सर, जिसका हाँ, कोई तो क्वेश्चन जिसका जो भी इसमें है वो मुझे मैंने बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जनाब। टॉपिक क्या सिलेक्ट करना चाहिए? टॉपिक का तो मैं उसमें अभी मैसेज आया। देखें, टॉपिक मैंने को बता दिया कि जो मोस्ट रेलेवेंट है, जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, आपने वही टॉपिक लेना है। कोई उसको मैं आपको नहीं आपको इम्पोज कर सकता। कल आपसे ना हो, आप कहेंगे सर आपने बताया था, तो मैं ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, और बताना भी नहीं चाहिए। या रिसर्चर की अपनी चॉइस है, आपने इसको डिफेंड करना है हर स्टेज के ऊपर। ये एक एक दिन के लिए डिफेंड नहीं करना आपने, इसने आपका फॉरएवर आपने डिफेंड करना है। ये आप देखें, गैप देखें, जो रियल टाइम प्रॉब्लम है जो आपकी डोमेन के अंदर, चाहे सप्लाई चेन है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे फाइनेंस है, कुछ भी है, आपने उसके अंदर खुद स्टडी करनी है और खुद देखना है कि आपको क्या टॉपिक चूज करना चाहिए। लेकिन ये कि वो हो आपकी फील्ड का, कि आप जब उसमें बाद में पता चले कि आपकी मार्केटिंग थी, आपने रिसर्च ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में की हुई है, तो वो फिर कोई फ्रूटफुल नहीं होगी। शायद हो सकता है, माइट भी आपको डिग्री मिल जाए, बाद में आपसे बार बार क्वेश्चन होंगे कि हाँ भाई ये आपने क्या कमाल किया है। आप इसमें काम, आप लोग काम शुरू करें, मेरे साथ शेयर करते जाएं, तो इंशाल्लाह जितनी जो हेल्प हो सकी मैं इंशाल्लाह मैं करूंगा। आप लोग राइट अप स्टार्ट करें, और अगर कोई बंदा कर सकता है तो इसमें कोशिश करें कि आर्टिकल्स वगैरह लिखना स्टार्ट करें, न्यूज़पेपर में भेजें, डॉन में, द न्यूज़ में, द नेशन में, किसी में भी आप उसमें वो करें, आपको आपकी पता चल जाएगा। और इसके अलावा सर्च के लिए है, आप अपने उस प्लेटफॉर्म वगैरह मुख्तलिफ है वो यूज़ करें। क्योंकि बंदे ने जैसा बनना होता है, कोशिश ये कीजिए कि उसी उसी तरह लोगों में उठे बैठे। माजरत, हमारे पास एमफिल और पीएचडी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सोशल साइंसेज के, मैनेजमेंट साइंसेज के, आप लोग वो यूज़ करें। चाहे व्हाट्सएप का है, चाहे वो इसके अलावा फेसबुक वगैरह है। मैं तो मेरा यूज़ नहीं करता फेसबुक। व्हाट्सएप वगैरह के बहुत सारे ग्रुप हैं पाकिस्तान के, इन लोगों के अपने सेमिनार वगैरह होते रहते हैं, और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बल्कि पूरी दुनिया से पीएचडीज, एमफिल, स्कॉलर, रिसर्चर्स मौजूद हैं। तो आप लोग ज्वाइन करें, और वहाँ से आपको उसमें आइडियाज़ मिलेंगे, लोग सपोर्ट भी करते हैं। देखें, ये तो आपके इसमें वो अपना है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, मेरी डोमेन नहीं है। तो कोई रिसर्च से इसमें रिलेटेड कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछे, मैं हाजिर हूँ। चलें जी, क्लोज करते हैं। और अब किसी का कुछ चाहिए हो इसमें कोई भी इसमें गाइडेंस, तो वो पूछ सकता है। लेकिन ये है कि काइंडली सिर्फ मेल और मैसेज भी ग्रुप में प्राइवेट में प्लीज़ कोई बंदा भी न करे। और कोशिश करें कि टाइम का ज़रूर ख्याल कीजिएगा, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, क्योंकि टाइम जोन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मुझे मैसेजेस बहुत देर देर से आ रहे होते हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसमें रिप्लाई कर सकूं। तो बाकी जो क्लासेस हैं वो तो डेफिनेटली अपने टाइम पे होंगी। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।